बच्चों आज की क्लास में हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस करेंगे। और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बताता हूँ आपको बेटा मैं। जैसे मान लो ये एक बाउंड्री है, ठीक है, और मान लो नीचे वाटर है और ऊपर एयर है, और मैं कहता हूँ मान लो एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो बेटा होता क्या है कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट ना जा करके कुछ बेंड कर जाती है, ठीक है। तो बेसिकली एक रे ऑफ लाइट जैसे ही अपना मीडियम चेंज करती है ना, उसके चलने की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और स्पीड भी मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब लाइट की एयर में स्पीड अलग है, वाटर में स्पीड अलग है, और ये कितना बेंड करेगी कितना बेंड नहीं करेगी वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि स्पीड रिलेटिवली कितनी कम है कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो बेटा इस रिफ्रैक्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और रिफ्रैक्शन में भी सबसे पहले हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा मेजरमेंट है दो मीडियम्स का स्पीड्स की, मतलब दोनों मीडियम्स में रिलेटिवली स्पीड ऑफ लाइट क्या है उनको रिलेट करने के लिए हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, बेसिकली हम लोग इसको म्यू से भी लिख देते हैं, ये सिंबल म्यू का होता है, और बुक्स में कई बार इसको एन से भी लिख रखा होता है, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे μ12 की। अब बच्चों ये भी कोई स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है, मैंने μ12 को एज्यूम किया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब 1 नंबर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 के रिस्पेक्ट में। आप इसको अलग तरीके से भी मतलब एज्यूम कर सकते हो, इसी को मैं ऐसा भी एज्यूम कर सकता हूँ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो जो भी होगा वो बेसिकली हमें मेंशन करना होगा। मैंने μ12 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 एज्यूम किया है, ठीक है। तो बच्चों μ12 क्या होता है, c2/c1। c2 का मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। तो बेटा यहाँ से μ2,1 क्या बनेगा, c1/c2। आप देख सकते हो ये c2/c1 ये c1/c2, मतलब ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल, मतलब μ2,1 क्या होगा 1/μ1,2 के बराबर। बात क्लियर है। अब बच्चों अगर मान लो सिर्फ म्यू लिख रखा हो तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम बात की जा रही है, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम लिख दो या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिख दो डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। और बच्चों ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 निकालना हो ना, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 3 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 3 हो जाएगा, ठीक है। लिखो इसको। अब बच्चों यहां से एक बात और समझने की है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो स्पीड्स का रेशियो है और दोनों की यूनिट सेम होगी, तो यूनिट से यूनिट कैंसिल होकर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आएगा वो बिना यूनिट का आएगा, ठीक है ना। बिना यूनिट का मतलब कोई यूनिट नहीं है, और इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस, ठीक है। करो सॉल्व। देखो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमसे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम पूछा है, तो म्यू क्या बनेगा, cv/cm। तो म्यू बनेगा 3/2 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय cm। तो यहाँ से cm क्या बनेगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो होगा वो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बन जाएगा। लिखो इसको। इसको करो सॉल्व। देखो बच्चों इस क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है और CV की वैल्यू 3 × 10⁸ गिवन है, CM निकालना है। तो म्यू क्या बनेगा, cv/cm, मतलब 4/3 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय cm। तो यहाँ पे cm क्या बनेगा 9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय 4। बात क्लियर है। तो आंसर इज 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लिखो इसको।
करो सॉल्व। देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दे रखा है 1.5 और ये बनेगा CV बाय CG, और सिमिलरली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है 4/3 और ये बनेगा CV बाय CW। तो यहाँ से बेटा CG बनेगा CV अपॉन 1.5 और यहाँ से CW क्या बनेगा 3CV/4। ठीक है, तो हमसे पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब CG/CW बनेगा, CG की वैल्यू वहाँ से पुट करूँगा और CW को 3CV/4 पुट किया, तो इससे ये टर्म कैंसिल। ठीक है, तो बेटा ये क्या बन जाएगा 8/9 के बराबर। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करने का एक और तरीका था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये ऊपर 4/3 और ग्लास का 3/2, तो आंसर बनेगा 8/9। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ से मुझसे एक बात और पूछी हुई है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर और निकालना है, तो बेटा इसका रिजल्ट ऐसा बनेगा, मतलब रेसिप्रोकल जब इसको पुट करेंगे तो 1/8/9, तो आंसर क्या बनेगा 9/8। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों हम लोग लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे, और बेसिकली यहाँ पे दो रूल्स हैं, दो लॉज हैं। सबसे पहली बात तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन में लाई करेंगी। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों के साइंस का रेशियो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और बेटा इस रूल को हम लोग स्नेल्स रूल भी बोलते हैं, और ये कितना कांस्टेंट होता है इसका डिस्कशन 10th क्लास लेवल पे तो नहीं होता, पर फिर भी हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एक छोटा सा फॉर्मूला अगर आप मान लो उसको समझ लेते हो तो उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स को सीखने में आपको आसानी रहेगी। तो एक बार लिखो इसको। देखो यहाँ मैं बता भी देता हूँ आपको, जैसे मान लो ये एक बाउंड्री है और लाइट अगर मान लो ऐसे आ रही है तो ये बनेगा नॉर्मल। इस लाइट को ऐसे जाना था पर लाइट ऐसे गई, तो ये एंगल I होगा, ये एंगल R होगा। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज इंसिडेंट रे, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, अब बच्चों ये एंगल I है तो ये एंगल I होगा, इसको डेविएशन बोलेंगे, डेविएशन बनेगा I-R। इसका यूज नहीं है वैसे, और आप लिख लो बस इसको। ये बच्चों स्नेल्स रूल है, आपके 10th क्लास के सिलेबस में तो नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं कहता हूँ कि मान लो ऊपर वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और नीचे वाले का μ2 है, लाइट ऐसे आ रही है तो वो ऐसे जाएगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा I के बराबर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा R के बराबर। अब इस I और R को रिलेट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला ये रहेगा। ठीक है ना, μ1 इंटू साइन I इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R। तो यहाँ से बेटा अगर मान लो मुझे μ1 μ2 और I पता है तो मैं R इवेलुएट कर सकता हूँ। बात क्लियर है? लिखो इसको। ये डेविएशन बेटा I-R होगा, ये मैंने आपको बताया था अभी। लिख लो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, दिस थीटा इज 45 इन दिस केस, तो μ1 इंटू साइन 45 इज इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन R, मतलब √2 इंटू 1/√2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू साइन R। तो यहाँ से साइन R बनेगा 1/2, R बनेगा 30। ठीक है, अब बेटा ये एंगल 45 है तो लाइट को ऐसे जाना था, पर लाइट ऐसे जाती है सच दैट दिस एंगल इज 30 और लाइट इतने एंगल डिस्प्लेस करती है 15 डिग्री। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ से मैं कुछ और पॉइंट्स आपको बताऊंगा। देखो दिस μ1 इज 1.414 एंड दिस μ2 इज 2। ठीक है, और बेटा म्यू जो है इस बात का रिलेशन है कि लाइट की स्पीड कितनी कम है कितनी ज़्यादा है। ठीक है,
और हम लोग ना यहाँ पे दो टाइप के मीडियम को डिफाइन करेंगे, रेरर और डेंसर। ठीक है बच्चों, रेरर क्या है, बेसिकली हल्का मीडियम टाइप हो गया, डेंसर मतलब हैवी टाइप हो गया। आप इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सोचने के लिए एक बार डेंसिटी समझो। ठीक है, अब बच्चों इसकी डेंसिटी 2 है, इसकी डेंसिटी 1.414 है, तो कौन ज़्यादा डेंस है, नीचे वाला, मतलब नीचे वाले को हम बोलेंगे डेंसर, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर, और ऊपर वाले को हम बोलेंगे रेरर। ठीक है बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको डेंसिटी सोच करके समझना, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट सोचने का है, ऐसा नहीं है कि आप अपने नोटबुक में लिखेंगे, पेपर में लिख के आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, लाइट जो है वो 1.414 से 2 वाले में जा रही है, मतलब हल्के से भारी में जा रही है, मतलब रेरर से डेंसर जा रही है। ठीक है, और इस केस में लाइट रेरर से डेंसर गई तो आप देख सकते हो कि लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड कर रही है। ठीक है ना, तो यहां से मैं रिजल्ट बना दूंगा, लिख लो आप, इफ ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम रेरर टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। बात क्लियर है? लिखो इसको, अगर एक रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर मीडियम जाएगी तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ठीक है, लिखो इसको, करो सॉल्व। देखो बच्चों, मुझे यहां पे आर निकालना है और मुझे μ1 μ2 और थीटा गिवन है, तो रिजल्ट बनेगा 2 इंटू साइन 30 इज इक्वल्स टू √2 इंटू साइन आर। तो यहां से साइन आर बनेगा 1/√2, तो आर बनेगा 45, मतलब ये एंगल 30 था ना, तो ये एंगल मान लो 30 बनाया, तो लाइट ऐसे जाएगी सच दैट दिस एंगल इज 45 और ये होगा डेविएशन 15 डिग्री का इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हो लाइट इंसिडेंट हो रही है 2 वाले में और जा रही है 1.414 है। ठीक है ना, मतलब लाइट यहां पे डेंसर टू रेरर जा रही है, और आप देख सकते हो कि लाइट जो बेंड करी है वो नॉर्मल से दूर बेंड करी है। ठीक है ना, मतलब लाइट को स्ट्रेट ऐसे जाना था, नॉर्मल ये वाला है, तो नॉर्मल से दूर चली गई। ठीक है, तो आप लिख लो बेटा, इफ ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेरर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बात क्लियर है? लिखो इसको, ये बच्चों देखो एक ग्लास स्लैब से लाइट को पास करा के देख रखा है, और आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए किस तरीके से लाइट फॉलो करती है पाथ। मान लो हम लाइट को ऐसे इंसिडेंट कर रहे हैं, तो लाइट ऐसे एंटर करके ऐसे बाहर निकल रही है। ठीक है ना, तो देखो मैं ऐसे बनाता हूँ, तो बेटा ये इंसिडेंट रे है और इस एंगल को बोलेंगे एंगल आई, दिस एंगल इज एंगल आर, ये एंगल भी एंगल आर होगा और लाइट ऐसे बाहर निकलेगी सच दैट दिस एंगल इज एंगल ई। तो सबसे पहली बात तो एंगल आई जो होता है वो एंगल ई के बराबर होता है। इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो होती हैं, मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये दोनों आपस में पैरेलल होती हैं, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस आपस में इक्वल होता है। ठीक है, इसको निकाल भी सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल इससे बनेगा स्नेल्स रूल से, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, और इस एंगल से ये एंगल इवैल्यूएट होगा स्नेल्स रूल से। ठीक है, तो बेसिकली आई और ई इक्वल आते हैं, और बेटा ये पैरेलली कितना डिस्टेंस शिफ्ट होती है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो 10th क्लास लेवल पे ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट इवैल्यूएट करना नहीं आता, 12th क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं इसको, और बेसिकली मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके हम लोग इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। बात क्लियर है? लिख लो इसको, अब बच्चों हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल लेंसेज की, और बेसिकली हमें दो टाइप के स्फेरिकल लेंसेज के बारे में डिस्कशन करना है। एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। ठीक है, मैं दोनों के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको कुछ और टाइप के लेंसेज के बारे में बताता हूँ। देखो लेंस कैसा कैसा होगा, इस टाइप से लेंस बनेगा, एक इस टाइप से लेंस बनेगा,
इस टाइप से लेंस बनेगा, ठीक है, ऐसा लेंस होगा, ऐसा लेंस होगा, इस टाइप से लेंस बनेगा। तो बेटा मैं आपको ना इन लेंसेज के नेम बताता हूँ कैसे कैसे बनेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं कहता हूँ मान लो जो पहला केस है, उस केस में जो हमारे पास दो सरफेसेस हैं, इसका रेडियस 60 है, मतलब इस गुलाई का रेडियस 60 है और इसका भी रेडियस 60 है। मैं कहता हूँ यहाँ पे रेडियस 60 और 30 है, 60 60 60 60 30 60 एंड 60 और 30, ठीक है। मैंने ऐसे ही रैंडम इनके रेडियस मान लिए सेंटीमीटर्स में, और मुझे इन सभी लेंसेज के नेम समझने क्या क्या बनेंगे। बेटा वैसे ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ अभी लेंसेज के नेम, ये 10th क्लास के सिलेबस में तो नहीं होते इस तरीके से। 10th क्लास में तो आपको सिर्फ दो ही लेंस समझने हैं, कन्वेक्स और कनकेव, पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये एक ऐसा लेंस है जो दोनों तरफ से कन्वेक्स है, कन्वेक्स का मतलब उठा हुआ है बीच में से, ठीक है, और दोनों तरफ का रेडियस भी इक्वल है, तो इसको बोलते हैं इक्वी कन्वेक्स, मतलब इक्वल कन्वेक्स है दोनों तरफ से, ठीक है। मैं इसकी बात करता हूं बेटा, ये है तो दोनों तरफ से कन्वेक्स, पर एक तरफ का रेडियस 60 और एक तरफ का 30 है, तो इसको बोलेंगे बेटा बाई कन्वेक्स। बात क्लियर है? क्योंकि रेडियस सेम नहीं है तो इक्वी नहीं बोलेंगे, बाई कन्वेक्स बोलेंगे। इस लेंस का बेटा एक तरफ से कन्वेक्स एक तरफ से प्लेन है, तो दिस इज प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स, ठीक है। यहां पे दोनों तरफ से इक्वल, और ये बेटा जो बीच में से अंदर गया होता है और साइड से उठा होता है, इसको बोलते हैं कनकेव, तो दिस इज इक्वी कनकेव। ये क्या बनेगा बेटा? बाई कनकेव, और ये बेटा प्लेनो कनकेव, ठीक है। अब ये बेटा एक तरफ से कनकेव है एक तरफ से कन्वेक्स है, इसको बोल दो कनकेवो कन्वेक्स, कनकेवो कन्वेक्स। तो बेटा नेम से आपको क्लियर होना चाहिए कि लेंस कैसा है, ठीक है। हम लोग बेसिकली सिंपल दो लेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक कन्वेक्स और कनकेव। कन्वेक्स ऐसा होगा और कनकेव ऐसा होगा, ठीक है। हमें सिर्फ इन दोनों के बारे में डिस्कस करना है। हम लोग इक्वी या बाई कन्वेक्स टाइप्स नहीं बोलेंगे, सिर्फ कन्वेक्स और कनकेव बोलेंगे, और क्या है ये मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। लिखो इसको। अब बच्चों देखो, हम लोग लेंसेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बेटा ये हमारा कन्वेक्स लेंस है, और आप देख सकते हो कि जो पैरेलल रेज आ रही हैं उनको ये यहाँ पे इकट्ठा कर रहा है, तो इसका मतलब ये कन्वेक्स लेंस जो होता है ना, ये कन्वर्जिंग होता है। कैसा होता है? कन्वर्जिंग। तो बेसिकली आपके पास कभी कन्वर्जिंग लेंस लिखा आ जाए तो आपको कन्वेक्स समझना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हर कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग है, पर हमें 10th क्लास सिलेबस तक ये बात माननी है कि कन्वेक्स कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। एक्चुअल में ये लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, वो इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है कि सराउंडिंग्स में क्या है, पर वो हमें 10th क्लास में डिस्कस नहीं करना। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम लेंसेज की बात एयर में कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कन्वेक्स इज कन्वर्जिंग, लिखो इसको। कनकेव बेटा ऐसा होता है, इसको डाइवर्जिंग बोलते हैं। आप देख सकते हो जो पैरेलल रेज आ रही हैं उनको फैला दिया, उनको डाइवर्ज कर दिया, तो दिस इज डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अब बच्चों हम लोग लेंसेज में तीन टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर। देखो जैसे मान लो मैं एक कन्वेक्स लेंस की बात करूं और मान लो मैं ऑब्जेक्ट को यहां रखता हूं, तो बेटा कन्वेक्स लेंस तो दोनों तरफ से एक जैसा है। मिरर में तो ऐसा होता था ना कि हम एक ही तरफ ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, बेसिकली इंसिडेंट रे की तरफ होती थी। यहां पे तो फोकस यहां भी होगा और फोकस यहां भी होगा, तो बेटा किस फोकस को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे? आपको ध्यान से समझना है बेटा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है वहां से पैरेलल रेज ले आओ, वो पैरेलल रेज जहां पे इमेज बनाएंगी वो पॉइंट होगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। मान लो मैं कनकेव लेंस की बात करता, तो मान लो ऑब्जेक्ट अपना यहां रखा है, तो पैरेलल रेज ऐसी ले आते, ये आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसे जाती
तो दिस पॉइंट इज फोकस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन क्या हो गई कि पैरेलल रेज लाने पे, किस तरफ से लाने पे, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है, जहां पे इमेज बनती है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना, इस एक्सिस को बेटा प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे और इस पॉइंट को बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर। बात क्लियर है? लिख लो इसको। बेटा अब हम बात करेंगे लेंसेज में जो रे डायग्राम बनते हैं उनके रूल्स की। तो बेटा सबसे पहला रूल वही है, सेम टू सेम जो मिरर में था, कि अगर एक रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास करेगी। ठीक है ना, इस फोकस को प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ये बात हमने अभी देखी है। लिखो इसको। अगर बेटा फोकस पे जाती हुई लाइट आएगी, मतलब फोकस से क्रॉस करती हुई, तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। लिखो इसको भी। और थर्ड केस बेटा, अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास करती है तो वो एज इट इज स्ट्रेट पास कर जाएगी। ठीक है ना, लिखो इसको। अब बेटा ये केसेस हैं बेसिकली कन्वेक्स लेंस में कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कॉरस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ बनती है। ये सारे केस हमें याद होने चाहिए। ठीक है, लिखो इसको। अब ये बेटा देखो रे डायग्राम बने हैं और हर केस में इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, कैसे कैसे बनेगी। लिखो इसको। इसको भी लिखो बेटा। ये बेटा कनकेव लेंस के केसेस हैं, लिखो इसको। ये बेटा इसके रे डायग्राम है, लिखो इसको। बेटा जिस तरीके से मिरर में हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला देखा था, वैसे ही लेंसेज में ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशंस को रिलेट करने के लिए बेटा लेंस फॉर्मूला होता है। और लेंस फॉर्मूला क्या होता है कि 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे भी v और u और f का मतलब वही है जो मिरर में था। v का मतलब इमेज डिस्टेंस और u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बेटा कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है v और u में, तो आप इसको याद ऐसे भी कर सकते हो कि देखो पहले ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट से इमेज बनती है। सिमिलरली ABCD में अगर देखें तो u पहले आएगा और v बाद में आएगा। तो u पहले है तो ऑब्जेक्ट एंड v बाद में तो इमेज। ठीक है ना बेटा, जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने मिरर में देखा था वही लेंसेज में HI/HO तो होता है, पर V/U के टर्म्स में नेगेटिव साइन नहीं आएगा। तो मैग्निफिकेशन क्या बनेगा? V/U। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब इन्वर्टेड और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव का मतलब इरेक्ट इमेज। लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो क्या है क्वेश्चन, एक कनकेव लेंस है, मतलब ऐसा लेंस है, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है और हमसे पूछा है कि ये ऑब्जेक्ट कहां रखा जाए सच दैट इट्स इमेज इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेटा मैं कहता हूं मान लो हमने इसको u डिस्टेंस पे रखा है, या फिर इसको x मान लिया, इस डिस्टेंस को ना x मान लिया। तो बेटा देखो इसमें क्या होगा कि इंसिडेंट रे ऐसे आएगी तो फोकस यहाँ बनेगा और बेसिकली फोकस वैसे यहाँ बनेगा कुछ, क्योंकि ये डिस्टेंस 10 है तो फोकस 15 है तो 15 यहाँ से यहाँ तक बनेगा। ठीक है ना, तो u को तो लिखूंगा -x, v को लिखूंगा मैं -10 और f को लिखूंगा बेटा मैं -15, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इंसिडेंट रे ऐसे जाएगी तो ये डायरेक्शन तो होगी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और मतलब कनकेव लेंस के केस में जहाँ से इंसिडेंट रे आती है उसी तरफ फोकस होता है। प्रिंसिपल फोकस की बात करेंगे हम। अब मुझे इसकी लोकेशन निकालनी है तो मैं लेंस फॉर्मूला लगाऊंगा। तो लेंस फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, मतलब 1/-10 माइनस 1/-x इज इक्वल्स टू 1/-15। अब बच्चों यहाँ पे ये 1/x क्या बन जाएगा? 1/10 माइनस 1/15, एलसीएम लिया 30 तो 3 - 2 1/30, तो यहाँ से x क्या बनेगा? 30। मतलब
ये ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस से 30 सेंटीमीटर पहले होगा, ठीक है ना। तो हमसे पूछा गया था एट व्हाट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखना है, तो आंसर इज 30 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन पूछा गया बेटा, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला V/U रहेगा और V का वैल्यू -10 है एंड U इज -30, तो मैग्निफिकेशन इज 1/3। बात क्लियर है? लिखो इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर पे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये समझो कि अगर इंसिडेंट रे यहां से पैरेलल होगी तो फोकस ये बनेगा और ये डायरेक्शन पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव होगी। तो बेसिकली बेटा देखो यहाँ पे u तो बनेगा -15, f बनेगा +10 एंड v इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो यहाँ से मैं v निकालूंगा, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f, 1/10 प्लस 1/-15। एलसीएम लेंगे बेटा 30 आएगा, ऐसे कुछ। ये क्लियर है? तो बेटा यहां से v कितना बन जाएगा 30। तो हमसे पोजीशन पूछी तो पोजीशन होगी लेंस से 30 सेंटीमीटर आगे। नेचर की बात करें बेटा तो आपको ध्यान से समझना ये बात, लेंस में ऑपोजिट होता है। लेंस में बेसिकली देखो रे इसको क्रॉस करके आगे जा रही है तो आगे की तरफ की जो इमेज होगी वो मतलब रियल होगी और जो लेंस से पीछे की तरफ की होगी वो वर्चुअल होगी, ठीक है ना। तो यहां से मैं मैग्निफिकेशन निकालता हूं V/U मतलब 30/-15 इज इक्वल्स टू -2। तो मैग्निफिकेशन -2 है बेटा और इसी मैग्निफिकेशन को मैं हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यूज करूंगा एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ इमेज क्या बनेगा -4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव आने का मतलब इमेज इन्वर्टेड है, रियल है, ठीक है। तो बच्चों नेचर पूछा रियल एंड इन्वर्टेड, पोजीशन पूछा 30 सेंटीमीटर पे एंड साइज ऑफ इमेज पूछा 4 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन -2। बात क्लियर है? लिखो इसको। अब बच्चों हम लोग एक और टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड द टर्म इज पावर ऑफ लेंस। तो बेसिकली बेटा आप लोग जो भी ग्लासेस लगाते हो, बेसिकली स्पेक्स की अगर लेंस की मैं बात करूं तो बेटा स्पेक्स के लेंस का कुछ नंबर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस तो ये करते हैं आपस में कि भाई चश्मे का नंबर क्या है। बेसिकली बेटा वो नंबर बेसिकली होता क्या है, वो उस लेंस की पावर होती है और किसी भी लेंस की पावर को मेजर करने का फॉर्मूला क्या होता है, पावर जो है बेटा वो फोकल लेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, ठीक है। और जब हम फोकल लेंथ को मीटर्स में पुट करते हैं तो ये पावर डायोप्टर में आती है। आपको याद रखना है कि ऐसा यूनिट पावर की डायोप्टर होगी, ठीक है। अब बच्चों एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से हम देखेंगे कि कोई भी लेंस कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग वो इस पावर से ही डिसाइड होता है और पावर बेसिकली कन्वर्जिंग टेंडेंसी होती है किसी भी लेंस की, ठीक है। आप लिख लो पावर इज द कन्वर्जिंग टेंडेंसी ऑफ ए लेंस या फिर कन्वर्जिंग एबिलिटी ऑफ ए लेंस, ठीक है ना। मतलब जितनी ज़्यादा पावर पॉजिटिव में उतना ज़्यादा कन्वर्जिंग और जितनी ज़्यादा पावर नेगेटिव में उतनी ज़्यादा डाइवर्जिंग। बात क्लियर है? कन्वेक्स लेंस की पावर पॉजिटिव आती है और कनकेव की नेगेटिव, तो कनकेव डाइवर्जिंग होगा और कन्वेक्स कन्वर्जिंग। बात क्लियर है? लिखो इसको। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बच्चों। देखो एक कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो बेसिकली ऐसा कुछ है, मान लो कोई कन्वेक्स लेंस रखा है, ठीक है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे इमेज बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। मतलब ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर होगा
आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा सच दैट दिस डिस्टेंस, नहीं बेसिकली साइज ऑफ इमेज, मतलब ये लेंथ और ये लेंथ दोनों की हाइट बराबर है। तो बेटा हाइट बराबर होने का मतलब इस केस में मैग्निफिकेशन -1 होगा, ठीक है। तो बेटा इस केस का मैग्निफिकेशन -1 होगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है और सेम साइज की है तो इसलिए नंबर बनाएगा, ठीक है। हमसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होगा, तो बेटा मैग्निफिकेशन को मैं v/u लिखता हूं, तो v को लिखा +50/u इज इक्वल्स टू -1, तो यहां से u क्या बनेगा -50, मतलब दिस लेंथ इज 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बच्चों हमसे पावर ऑफ लेंस पूछा है, तो पावर ऑफ लेंस के लिए फोकल लेंथ निकालेंगे। अब लेंस फॉर्मूला क्या बनेगा 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो बेटा v की वैल्यू 50 और u -50 इज इक्वल्स टू 1/f। तो यहां इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो 50 एलसीएम आएगा, तो यहां से 1/f क्या बनेगा 1/25। और बच्चों ये 1/f क्या होता है पावर, तो पावर क्या बनेगी 1/25 डायोप्टर। बात क्लियर है? लिखो इसको। आपको बेटा सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि हर फॉर्मूले के अंदर साइन कन्वेंशन लगेगा और जो भी वैल्यूज आएंगी वो साइन कन्वेंशन के साथ आएंगी, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे फोकल लेंथ 25 आ रही थी, तो आपको ये नहीं सोचना उसके बाद कि अब साइन कन्वेंशन लगाएं, नहीं, सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो साइन कन्वेंशन के साथ आ रही है, ठीक है ना। करो सॉल्व। देखो बेटा कनकेव लेंस जो होता है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, ठीक है। कैसे नेगेटिव होती है बता देता हूं। ऐसा लेंस है ना, अब इसमें मान लो ऑब्जेक्ट अपना यहां पे है, तो इंसिडेंट रेज को ऐसे भेजा, तो इस लेंस ने रेज को डाइवर्ज करके यहां पे फोकस बनाया, तो दिस फोकल लेंथ इज नेगेटिव। और पावर पूछिए तो इसका फॉर्मूला 1/f होगा, तो 1/-2 इज इक्वल्स टू -0.5 डायोप्टर। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो ऐसा कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है और मैं कहता हूं मान लो एक ये ऐसा लेंस है और इसकी इमेज यहां बनती है, ठीक है। ध्यान से समझना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लो आपने नीचे के इतने लेंस को ना कवर कर दिया पेपर से, तो इस इमेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो बेटा आप ये बात समझो, जैसे मान लो हम इस ऑब्जेक्ट के टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें, तो यहाँ से रे ऐसे भी जा रही थी, ऐसे भी जा रही थी, हर पॉइंट पे रे जा रही थी, ठीक है। पहले जब नीचे वाले लेंस को कवर नहीं कर रखा था तो क्या था कि नीचे के पोर्शन से भी इमेज यहां बन रही थी, मतलब ऐसे, ठीक है, इस तरीके से इमेज बन रही थी। अब नीचे के पोर्शन को कवर करने से क्या होगा कि जो ऊपर की 4 रेज है ना, इसी के कारण वहां पे इमेज बन पाएगी, ठीक है। तो बेटा ऐसा नहीं होता कि इस लेंस को थोड़ा सा कवर करने पे कुछ पोर्शन की इमेज बनेगी, इमेज कंप्लीट ऑब्जेक्ट की बनेगी। बस होता क्या है कि इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाती है। इंटेंसिटी क्यों कम होगी? क्योंकि पहले ज़्यादा नंबर ऑफ रेज के कारण जो इमेज बन रही थी, अब वो कम नंबर ऑफ रेज के कारण इमेज बनेगी, ठीक है ना। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुन लो इसको, ठीक है। याद रखना बेटा, इसको लिख लो इसको। बेटा इसको और देखो, मैग्निफिकेशन प्लस और 1 का दो पार्ट्स हैं बेसिकली। इसमें प्लस का मतलब इरेक्ट और 1 का मतलब सेम साइज। तो यहां पे मैग्निफिकेशन +1 का मतलब क्या होगा कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनेगी ना वो इरेक्ट तो होगी ही होगी, और उसका साइज भी जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से मैच करेगा, ठीक है। तो बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि प्लेन मिरर में मैग्निफिकेशन 1 होता है, और इस 1 का मतलब क्या होता है ये भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। लिखो इसको।
करो सॉल्व। अब देखो बच्चों, पावर आपको दे रखी है -2 डायोप्टर और पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, तो -2 इज इक्वल्स टू 1/f, तो f क्या बनेगा -1/2। तो बेसिकली इसकी फोकल लेंथ -0.5 मीटर होगी। अब फोकल लेंथ नेगेटिव होने का मतलब कनकेव लेंस जिसकी फोकल लेंथ 0.5 मीटर होगी। बात क्लियर है? लिखो इसको। करो सॉल्व। देखो बच्चों, डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया एक लेंस जिसकी पावर है +1.5 डायोप्टर और आपसे पूछा गया इसकी फोकल लेंथ क्या होगी। तो पावर का फॉर्मूला 1/f होता है, तो 1.5 इज इक्वल्स टू 1/f, तो फोकल लेंथ बनेगी 1/1.5 इज इक्वल्स टू 2/3 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है। और हमसे पूछा गया है कि ये 2/3 मीटर बेसिकली बेटा पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब ये कन्वेक्स लेंस होगा, कन्वेक्स, क्योंकि पावर पॉजिटिव है और फोकल लेंथ पॉजिटिव, फोकल लेंथ पॉजिटिव कन्वेक्स की होती है। हमसे पूछा बेटा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग, तो बेटा कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग वो तो सिर्फ इसी से कंफर्म हो गया। मतलब पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कन्वर्जिंग और नेगेटिव का मतलब डाइवर्जिंग, तो बेसिकली लेंस कैसा होगा कन्वर्जिंग। बात क्लियर है? लिखो इसको। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने लेंसेज के बारे में डिस्कस किया, रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस किया। तो बच्चों, एक तरीके से 10th क्लास लेवल तक जितना भी ऑप्टिक्स है हमारे सिलेबस में वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। जो मैंने कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए उन कॉन्सेप्ट्स को याद करके जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आज के लिए काफ़ी है।